नमस्कार दोस्तों कहा जाता है कि किसी राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं बल्कि अपने ही नेताओं की बगावत होती है। अब पहले कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र और अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में बगावत के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों के गुट ने काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के आवास पर उनसे मिलकर उनको एक पत्र सौंपा है, जिसमें इस गुट ने लोकसभा अध्यक्ष से नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में विलय तथा बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को अपना समर्थन देने की बात कही है। साथ ही साथ लोकसभा में अपने लिए टीएमसी से अलग सिटिंग अरेंजमेंट की भी मांग की है। जिसके बाद लोकसभा कार्यालय ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था। अब दोनों पक्षों को सुनने के बाद लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय का सबको बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एक रजिस्टर्ड लेकिन गैर मान्यता प्राप्त दल है, जो एक छोटी सी राजनीतिक पार्टी के रूप में 2023 में पंजीकृत हुई थी। अब एनसीपीआई मुख्यतः त्रिपुरा और असम में सक्रिय दल है। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि एनसीपीआई अपने गठन के बाद से अभी तक कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकी है। बागी सांसदों द्वारा डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए एनसीपीआई में विलय की रणनीति अपनाई गई है। अब समझते हैं कि कानून इस बारे में क्या कहता है। दोस्तों, 1985 में राजनीतिक दल बदल, हॉर्स ट्रेडिंग, आया राम गया राम की घटना को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था, जिससे सरकार की स्थिरता, पार्टी अनुशासन और जनादेश के सम्मान को सुनिश्चित किया जा सके। इस कानून के माध्यम से संविधान में 52nd अमेंडमेंट करके 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कानून को बाद में और मजबूत करने के लिए 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। दरअसल कानून के अनुसार यदि कोई सांसद या विधायक स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता त्यागता है या सदन में पार्टी व्हिप के विरुद्ध मतदान करता है, तो वह सदन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर द्वारा अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इस पर पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम होता है। पर कानून में एक महत्वपूर्ण अपवाद भी जोड़ दिया गया था, जिसका आजकल सदस्यों द्वारा भरपूर दुरुपयोग किया जा रहा है। कानून के अनुसार यदि किसी विधायक दल के कम से कम 2/3 सदस्य किसी अन्य दल में शामिल होते हैं, तो उन्हें दल बदल कानून के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जाता। अब टीएमसी के बागी सांसदों द्वारा इसी अपवाद का प्रयोग करते हुए एनसीपीआई में विलय किया गया है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा में कुल 29 सांसद हैं। अयोग्यता से बचने के लिए 2/3 मतलब 19.33 सांसदों की जरूरत थी। अब बागी दल के पास 20 सांसदों का समर्थन है, इसलिए ये अयोग्यता से बच सकते हैं, जिसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, इस बगावत के बीच एनडीए गठबंधन को महत्वपूर्ण राजनीतिक बढ़त मिलती दिख रही है। वर्तमान में 543 सदस्यीय लोकसभा, जिसमें 3 से 5 सीटें रिक्त भी हैं, एनडीए गठबंधन को मात्र 292 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। अब टीएमसी गुट के 20 सांसदों के समर्थन से यह संख्या 300 पार पहुंच जाएगी, जिससे पहला तो विपक्ष के संख्या बल में कमी आएगी और भविष्य में महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों पर एनडीए गठबंधन का रास्ता आसान होगा। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान के अधिकतर भागों के संशोधन के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है, जिसमें प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के बहुमत के साथ साथ प्रत्येक सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की भी आवश्यकता होती है। अब लोकसभा में 2/3 सदस्य संख्या का मतलब 263 सदस्यों का समर्थन होता है, यदि प्रत्येक सदस्य उपस्थित और मत देते हैं। बागी सदस्यों के समर्थन से एनडीए इस आंकड़े के और करीब पहुंच जाएगा, जिससे गठबंधन महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों को पास कराने में भविष्य में सफल हो सकेगा। जैसे महिला आरक्षण बिल, जिसमें लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि संविधान के 131वें संशोधन बिल के माध्यम से महिला आरक्षण बिल को हाल ही में लोकसभा में पेश किया गया था, पर 2/3 सांसदों का समर्थन न मिलने से यह बिल पास नहीं हो सका। इसी से जुड़ा हुआ परिसीमन का भी मुद्दा है। संविधान में 2026 के बाद होने वाली नई जनगणना आंकड़ों के आ जाने तक डिलिमिटेशन पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसका मतलब है कि महिला आरक्षण का क्रियान्वयन 2029 से पहले वास्तविकता में संभव नहीं है।
इसी के समाधान के लिए सरकार ने अप्रैल 2026 में नारी शक्ति वंदन बिल के साथ-साथ परिसीमन विधेयक को भी पास कराने की कोशिश की थी, जिसमें 2026 के बाद की जनगणना की जगह 2011 के जनगणना आंकड़ों के आधार पर परिसीमन की बात कही गई थी, जिससे महिला आरक्षण के क्रियान्वयन को गति देकर 2029 के लोकसभा चुनावों में लागू किया जा सके। पर महिला आरक्षण बिल के ही पास न होने का कारण परिसीमन विधेयक भी अधिनियम नहीं बन सका। दोस्तों, परिसीमन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोकसभा, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। साथ ही साथ बढ़ी हुई आबादी के साथ समायोजन करने के लिए सीटों की संख्या पुनर्निर्धारित की जाती है। हाल ही में लोकसभा में पेश किए गए परिसीमन बिल में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 तक करने के प्रावधान किए गए थे, जिसका दक्षिण भारतीय राज्यों ने भारी विरोध किया था। उनके अनुसार उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर काफी प्रयास किए हैं। संख्या बढ़ने से उत्तर भारतीय राज्यों, जिन्होंने जनसंख्या तेजी से बढ़ाई है, उनको राजनीतिक लाभ होगा और दक्षिण भारतीय राज्यों के संख्या बल में गिरावट आएगी। दोस्तों, महिला आरक्षण परिसीमन के साथ साथ बीजेपी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन पर भी विचार कर रही है। यदि एनडीए गठबंधन संसद में स्पेशल मेजोरिटी के करीब पहुंच जाएगी तो सरकार को इस दिशा में कानून बनाने में भविष्य में सफलता मिल सकती है। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय संस्थाओं के एक साथ निर्वाचन कराने की प्रक्रिया से है। इस पर विचार करने के लिए सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई थी, जिसने कई चरणों में एक साथ चुनाव कराने के सुझाव के साथ अपनी रिपोर्ट 2024 में सरकार को दी थी। दोस्तों, आप समझने का प्रयास करेंगे कि बागी गुट आगे क्या रणनीति अपना सकता है। पहला तो लोकसभा अध्यक्ष पर निर्भर करता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष इन 20 सांसदों के गुट के विलय को मान्यता दे देते हैं तो ये डिस्क्वालिफिकेशन से बच जाएंगे। इन बाकी सांसदों का अगला कदम शिवसेना एनसीपी की तर्ज पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और पार्टी चिन्ह को लेकर हो सकता है, जिसके लिए वे निर्वाचन आयोग और सर्वोच्च न्यायालय का रास्ता अपना सकते हैं। पर इसके लिए लेजिस्लेटिव पार्टी मतलब 2/3 एमपी के समर्थन वाला गुट के साथ साथ ही ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी यानी पार्टी संगठन और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी समर्थन मिलना आवश्यक है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन 3 आधारों पर जांच करता है। पहला, टेस्ट ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव यानी मूल पार्टी की विचारधारा और उद्देश्यों का पालन कौन सा गुट करता है। दूसरा, टेस्ट ऑफ पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन यानी पार्टी के संविधान और आंतरिक नियमों के अनुसार कौन सा गुट वैध है। और तीसरा टेस्ट, जो सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है, टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी, जिसमें इलेक्शन कमीशन देखने का प्रयास करता है कि किस गुट के पास संगठनात्मक और विधायी बहुमत का समर्थन है। इन तीनों आधारों पर जांच करते हुए इलेक्शन कमीशन द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत मूल पार्टी का चिन्ह और नाम किसी एक गुट को देगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको पूरा मामला स्पष्ट समझ आ गया होगा। इस पूरे मामले के बारे में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं। और जाने से पहले आपके लिए एक क्विज है, इसके सही आंसर को आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।